नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक LT पर आधारित विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर से कह सकते हैं शिक्षण की सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब ऐसी सामग्री जिनका उपयोग हम एक इफ़ेक्टिव और बेहतर शिक्षण के लिए करते हैं, उसी को शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे LT भर्ती परीक्षा का। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शिक्षण अधिगम सामग्री। तो दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आगामी भर्ती परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे और आपकी ये एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और आप जो है अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? कि कौन सी ऐसी परीक्षा होती है जिसमें बालक जो है तेज़ी से और जल्दी सीखने वाला बनता है? तो उसमें कौन सी होती है? मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, प्रायोगिक परीक्षा होती है या मानसिक कार्य से संबंधित परीक्षा होती है? तो देखिए, तीव्र सीखता है और शीघ्र समझता है, तो उसमें सबसे अच्छी परीक्षा अगर हम मानी जाए तो प्रायोगिक कार्य देकर, अगर आप प्रैक्टिकली रूप में कोई कार्य आप देते हैं तो उससे बालक सबसे तेज़ी से सीखता है और जल्दी सीखता है। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के प्रश्न होते हैं? चयनात्मक प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित होते हैं, उपयुक्त सभी टाइप के प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपके सामने 3 या 4 या फिर 5 क्या होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होता है और उसका एक ही उत्तर होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 या 2 से अधिक उत्तर होंगे, तो उन चारों में से एक उत्तर उनमें सही होगा, उसे आप चयन करते हैं। वही बहु चयनात्मक प्रश्न उसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। जैसे कि हम इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा बहुचयनात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, समय ज्ञान में समय से संबंधित निम्नलिखित तत्व होते हैं। क्या कह रहा है? समय ज्ञान में समय से संबंधित निम्नलिखित तत्व होते हैं। तो कौन कौन से तत्व होते हैं? समय ज्ञान है, समय ज्ञान यानी कि टाइम का अगर आपको नॉलेज करना है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए? स्थिति व दूरी होती है, अवधि होती है, समय व संबंध होते हैं। तो समय, अगर आप समय का ज्ञान, टाइम का नॉलेज अगर आपको रखना है तो आपको स्थिति और दूरी का भी पता होना चाहिए। अवधि जो होता है, ड्यूरेशन जिसे कहते हैं, उसका भी जो है उसमें ज्ञान आपको होना चाहिए और समय व संबंध ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं कि समय ज्ञान में क्या क्या तत्व होते हैं? स्थिति व दूरी होती है, अवधि होती है, समय व संबंध सभी इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ट्स, जो चार्ट होते हैं, चार्ट्स जो बच्चे बनाते हैं, चार्ट्स, ठीक है, आपने भी जब BEd किया होगा, DLEd किया होगा, तो उस टाइम पे भी आपने चार्ट्स बनाए होंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चार्ट्स नॉर्मली 6 प्रकार के चार्ट होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। तो जो नैदानिक परख होते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है? छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्र के अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए या छात्र की रुचि जानने के लिए। तो जो नैदानिक परख होता है, नैदानिक परीक्षण होता है, वो छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए ही होता है नैदानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न निर्माण हेतु आवश्यक पद है। यानी कि एक अच्छा प्रश्न पत्र निर्माण अगर आपने करना है तो उसके लिए कौन कौन से पद आपको उसमें जो है पदों का पालन करना चाहिए, क्या क्या स्टेप उसमें होने चाहिए? तो क्या क्या होने चाहिए? प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का संपादन या विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी। तो एक अच्छा प्रश्न पत्र अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले उसका डिजाइन आपको
किस तरीके का प्रश्न पत्र है वो आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि कितने अंकों का प्रश्न होगा, कौन कितने अंकों का होगा, 1 नंबर के कितने होंगे, 2 नंबर के कितने होंगे, 3 नंबर के कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, उसमें जो निबंधात्मक वाले प्रश्न होते हैं वो कितने होंगे, वस्तुनिष्ठ कितने होंगे। तो इस तरीके से आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसका अंतिम जब बन जाते हैं तो उसका संपादन और विश्लेषण करते हैं। तो तीनों ही स्टेप आपको जो है एक अच्छे प्रश्न निर्माण हेतु अपनाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि। क्या कह रहा है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन जो EVS जिसे कहते हैं विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण की, यानी कि जब हम EVS वाले विषय का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं उसको जो है मूल्यांकन के लिए रखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण 4 ऑप्शन हैं। क्या क्या हैं, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है इसके द्वारा, छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं इसके द्वारा, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, या छात्रों को नकल करने के कम अवसर मिलते हैं। तो देखिए, निबंधात्मक प्रश्न है तो बच्चे की, क्योंकि जो अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर उन्हें निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए दे रहे हैं तो बच्चे उस प्रश्न को लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके चिंतन में मौलिकता आती है, वो अपने हिसाब से लिखते हैं प्रश्नों को, जैसा उस स्थिति को उन्होंने समझा वो अपने मौलिक चिंतन के आधार पर उसे लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है निबंधात्मक प्रश्नों में। इसलिए EVS शिक्षण के दौरान निबंधात्मक प्रश्नों का जो है बच्चों को मूल्यांकन में योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता लाने में बाधाजनक कथन है। तो देखो, जो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी लाने में बाधा क्या उत्पन्न होती है, तो 4 ऑप्शन है। क्या है, जांच प्रक्रिया में विषय वस्तु को उचित अंक भार दिया जाए, या जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचित अंक भार दिया जाए, या फिर नवीन प्रणाली के प्रश्नों को अपनाया जाए, या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता लाने में बाधाजनक जो कथन है वो है जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचित अंक भार दिया जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन की सुनिश्चित एवं स्पष्ट विधि है। तो जो क्या कह रहा है, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS विषय के मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि क्या कौन सी मानी जाएगी, वस्तुनिष्ठ मानी जाएगी, निबंधात्मक मानी जाएगी, मूल्यांकन कर साधन से मानी जाएगी, या उपयुक्त सभी। तो सबसे अच्छा अगर आप मूल्यांकन अगर आप कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही द्वारा करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो है एक तो ज़्यादा प्रश्नों को बच्चों को दे पाएंगे और ज़्यादा प्रश्नों से आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। कम प्रश्नों में उतना अच्छा मूल्यांकन नहीं हो पाता है जितना कि आप ज़्यादा प्रश्नों को दे पाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, 4 ऑप्शन उनमें से एक ही आंसर होता है, जबकि अब निबंधात्मक प्रश्न अगर आप देते हैं तो बच्चे अपने स्तर के अनुसार देखते हैं उसे, अपनी सोच के अनुसार। अगर उन्होंने गलत तरीके से सीखा हुआ है तो उसी चीज़ को लिखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि EVS या फिर मैं कहूँ कि लगभग ज़्यादातर विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि ही सबसे उपयुक्त विधि है मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, वह क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, लिखित कार्य कहलाती है, मौखिक कार्य कहलाती है, निदानात्मक कार्य कहलाती है, उपचारात्मक कार्य कहलाती है। तो इसका सही आंसर है निदानात्मक कार्य, यानी कि निदानात्मक कार्य वह कार्य है जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक EVS विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, तो वह क्रिया निदात्मक कार्य। यानी कमजोरी की बात कर रहा है तो निदान, सिंपल सी बात। अगला प्रश्न है, उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें, ठीक, उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाएगा जिसमें क्या होगा, प्रश्न अधिक ज़्यादा प्रश्न हो, लघु उत्तरात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो। तो देखो, अधिक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अधिक प्रश्न हम दे सकते हैं। तो ज़्यादा हम देखो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो सबसे सही हो सकता है उस पर हम जाते हैं। तो उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें प्रश्न क्या होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। जो वस्तुनिष्ठ सत्य भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता, तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी, वैलिड कहलाएगी, वैध कहलाएगी, विभेदकारी डिस्क्रिमिनेटिव कहलाएगी, विश्वसनीय रिलायबल कहलाएगी, या व्यापकता ब्रॉडली कहलाएगी। तो देखो, अगर आपने एक टेस्ट लिया है,
एक टेस्ट लिया, बच्चे ने उसमें जो है अपने आंसर लिखे हुए हैं और आपने 4 टीचर्स को उसे चेक करने के लिए दिया। उसकी 4 कॉपी बनाई, 4 अलग अलग टीचर को उसे दे दिया और उन 4 टीचर को देने के बाद यदि प्रत्येक टीचर जो उस टेस्ट कॉपी में अगर नंबर जैसे मान लो 10 नंबर हैं, 10 में से अगर चारों के 10-10 आ रहे हैं, ये तो इसका अर्थ 10-10 आ रहे हैं, तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी? जिसमें टीचर का जो है अपना कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता हो, जिस परीक्षा में टीचर का अपना व्यक्तिगत कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसा टेस्ट जो है विश्वसनीय कहलाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि आमतौर पर जैसे आप एग्जाम में अगर कोई आप आजकल की जो है परीक्षा प्रणाली के अनुसार एक कॉपी में आप लिखते हैं, अगर उससे आप 4 टीचर्स को दिखाएंगे तो चारों टीचर्स आपको अलग अलग नंबर देंगे। किसी के 10 आएंगे, कोई टीचर 9 देगा, कोई 8 हो सकता है देने में, कोई 8.5 दे देगा। ठीक, तो कहने का मतलब अलग अलग जो है उसमें टीचर्स का व्यक्तिगत जो है प्रभाव उस टेस्ट में पड़ता है, जिस कारण अलग अलग आते हैं, तो उतना जो विश्वसनीय नहीं हो पाता है। अगर ऐसा कोई टेस्ट है जिसके द्वारा अगर कोई भी टीचर उसे चेक करे उतने ही नंबर आए जितने उसके आने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर होता है, अगर 10 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव दे दो क्लास में और कितने भी टीचरों को दे दो, सही उत्तर पर 1 नंबर देगा और गलत उत्तर पर नंबर नहीं देगा, तो सभी के सही आंसर आएंगे। तो ऐसी परीक्षा विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है, जिसमें जो है अलग अलग अगर परीक्षक भी पुस्तक को जांचेंगे, पुस्तिका को जांचेंगे, तो उनके नंबरों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? कहने का मतलब है लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्नों के प्रकार निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तर भी होते हैं, अति लघुत्तर भी होते हैं, दीर्घ उत्तर भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो सी ऑप्शन जिसमें सभी चीज़ें आ रही हैं वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न क्या कहलाता है? जब किसी प्रश्न का प्रत्येक उत्तर बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विभेदकारी नहीं होता है। ठीक है, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विभेदकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो सिंपल सी बात, हम किसकी अभी तक वकालत करते आ रहे हैं? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वकालत कर रहे हैं। तो वही परीक्षा सबसे शुद्ध रहेगी। क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता अगर किसी परीक्षा में है तो उसी गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है? तो देखो, अगर विभेदकारी यानी डिस्क्रिमिनेट कोई परीक्षा क्या है डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है तो क्या कर पाएगी? प्रतिभावान छात्रों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी, सामान्य छात्रों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी, कमजोर छात्रों को डिस्क्रिमिनेट करेगी, उपयुक्त सभी। तो विभेदकारी है, तो विभेद का मतलब ही होता है क्या? अलग अलग जो है अगर परीक्षा लिए तो कोई 90 वाला होगा, कोई 80 वाला होगा, कोई बिल्कुल 40 वाला होगा। तो प्रतिभावान छात्रों को भी कर पाएगी, सामान्य छात्रों को भी कर पाएगी और जो बहुत कमज़ोर हैं उनको भी कर पाएगी। तो सभी आंसर इसमें सही है। विभेदकारी परीक्षा सभी को जो है अलग अलग जो है विभेद कर पाती है, अलग अलग जो कौन किस तरीके का पढ़ने वाला बच्चा है। जो चार्ट विकास तथा अभिवृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक अच्छा TLM है चार्ट। अगर वो चार्ट विकास और वृद्धि और विकास को प्रदर्शित करते हैं तो वह किस प्रकार का चार्ट होगा? तालिका चार्ट होगा, वृत्ताकार चार्ट होगा, आनुवंशिक चार्ट होगा, या उनमें से कोई नहीं होगा। तो जो चार्ट अभिवृद्धि और विकास को प्रदर्शित करेगा तो उनका तालिका चार्ट होगा। तो ऐसी तालिका तो बना नहीं सकते हैं। वृत्ताकार चार्ट तो वैसे भी नहीं होगा, आनुवंशिक चार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि विकास और अभिवृद्धि दोनों आ रही है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलाकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह क्या है? वो सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है, अध्यापन विधियाँ हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। तो जो उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलाकर बालकों में व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं, तो ये इसी मूल्यांकन के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य निष्ठ शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, या शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, या शिक्षण छात्रों को नवीन सूचनाओं देने के लिए किया जाता है, या शिक्षण परीक्षा की तैयारी हेतु किया जाता है। तो उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, उसे उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण कहते हैं।
इसी प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य होता है, शिक्षक व मूल्यांकन, ये 3 होते हैं। या फिर विद्यालय, समुदाय व सरकार होते हैं। या शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम होते हैं। या उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ और शिक्षार्थी होती हैं। तो देखिए शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग कौन कौन से होंगे? एक तो सिंपल सी बात है, शिक्षण प्रक्रिया, प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, शिक्षण नहीं कह रहे हैं, शिक्षण प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस में एक तो शिक्षण प्रक्रिया आएगी, ठीक, लास्ट में मूल्यांकन आएगा और क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम आएगा। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग ये होते हैं। क्या क्या होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। जबकि शिक्षण, अगर आप शिक्षण टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग में कौन होते हैं? खाली जो अगर शिक्षण की बात करेंगे तो उसमें होगा एक सबसे पहले चाइल्ड, बच्चा होगा, टीचर होगा, और उन दोनों के बीच में जो अंत्यक्रिया पाठ्यचर्या के द्वारा होगा, करिकुलम होगा। तो करिकुलम, तो अगर शिक्षण की बात करेंगे तो उसमें तो उसके 3 अंग होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। जबकि शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंगों में आती है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। इसी प्रकार अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं? तो अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? पाठ्यक्रम का समावेश व उद्देश्यों पर बल, प्रश्नों व अंग विभाजन की स्पष्टता, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता होती है उसमें पाठ्यक्रम का समावेश भी होता है, उसमें पूरा पाठ्यक्रम आना चाहिए। पर्टिकुलर आप जिस प्रश्न पत्र बना रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाएंगे, उद्देश्य उसमें जो है स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न व अंक विभाजन नहीं होगा, अंक होगा, अंक विभाजन, प्रश्नों व अंक विभाजन की स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए, जो पहले पेज में ही उसमें आप देंगे। तो कहने का मतलब है अच्छे प्रश्न की ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो सही आंसर इसमें उपर्युक्त सभी आंसर होगा। इसी प्रकार मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां, तकनीक हैं। तो कौन कौन सी विधियां, तकनीक हैं जो मूल्यांकन के लिए अपनाई जाती हैं? निरीक्षण व साक्षात्कार, क्या इसके द्वारा आप निरीक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पड़ताल सूची व प्रश्नावली के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। संचित अभिलेख व सामयिक जांच के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी के लिए, सभी जो है मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियां या फिर तकनीकें हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है किसके लिए? पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए है, शिक्षण कार्यों में सुधार करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन में पाठ्यक्रम भी में सुधार भी लाया जाता है, छात्रों का जो अचीवमेंट लेवल होता है उसे भी चेक किया जाता है, और शिक्षण कार्य जो आप टीचिंग करा रहे हैं टीचर, उसके द्वारा जो क्या क्या सुधार होने वो भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो हम कहते रहे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अब ये हम सिर्फ उपलब्धियाँ थोड़ा है इसकी मेरिट से थोड़ा है, इसके डीमेरिट्स भी तो होती हैं। तो उन डीमेरिट्स का प्रमुख डीमेरिट क्या है वो हमने इसमें देखना है। व्यापकता का अभाव होता है, उनमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है, वैधता का अभाव होता है। तो व्यापकता तो हो सकती है, ठीक है, ये तो गुण है, इसमें व्यापकता होती है, उसमें विश्वसनीयता भी होती है। हमने बोला था 4 व्यक्तियों से चेक करा लो, एक जैसा आंसर आएगा। वैधता, वैलिड भी होता है। उसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लो ये बोलेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, 4 ऑप्शन होगा तो उसमें आप दिल्ली पर टिक कर लोगे, लेकिन उसमें अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे क्यों है दिल्ली, कैसे बनी, तो इस विषय में आप जो अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। तो इसका मुख्य दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कि उसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा। तो यानी कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो वो एक गुण होता है वस्तुनिष्ठता का। सिंपल सी बात है, संख्या बढ़ेगी, वस्तुनिष्ठता में क्या होगी, प्रश्नों की संख्या बढ़ाएगी। आप एक घंटे में 100 से 150 क्वेश्चन कर सकते हैं, 200 क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि आप प्रश्नों की संख्या और किसी चीज़ में नहीं बढ़ा सकते, आप निबंधात्मक प्रश्न में नहीं बढ़ा सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का सबसे अधिक गुण प्रभावित होता है वो वस्तुनिष्ठता, उसमें उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की शैक्षिक उपयोगिता है। तो आज तो बहुत आगे पहुंच गई है टेक्नोलॉजी, हम इंटरनेट से पढ़ते हैं, टैब है हमारे पास, इंटरनेट है,
बहुत से आपके उससे संबंधित एप्लीकेशन आ गई हैं शिक्षण से संबंधित। तो पहले क्या होता है, दूरदर्शन अभी भी है, जो दूरदर्शन है इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, किस चीज़ में होती है, तो रोचकता व वास्तविकता होती है उसमें, सामान्य ज्ञान का विकास होता है, सिंपल सी बात है, अत्यधिक प्रभावी साधन भी है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। तो दूरदर्शन की एक शैक्षिक उपयोगिता है, उससे संबंधित जो है शैक्षिक जो है प्रोग्राम उसमें आते रहते हैं और उसका लाभ बच्चे उठाते रहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रदर्शन करने हेतु रंगमंच की आवश्यकता होती है। तो रंगमंच क्या है, ये जीवन एक रंगमंच है और इसमें आपको जो है क्या है, सभी लोग उसमें कठपुतली की तरह जो है अभिनय करते हैं, अभिनय यानी नाटक करते हैं। तो कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन करते हो, रंगमंच की आवश्यकता होती है। रंगमंच यानी एक नाटक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो है एक नाटक के रूप में वो करते हैं, जो है अभिनय करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन इसमें रेडियो के माध्यम से हो सकता है, दूरदर्शन के माध्यम से हो सकता है, नाटक के माध्यम से होता है, फिल्म स्ट्रिप। तो रंगमंच हम नाटक में करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। यानी दृश्य यानी कि हो गया विजुअल, श्रव्य हो गया ऑडियो। वीडियो ऑडियल TLM है, तो जिसमें मानचित्र है सिर्फ दिखता है, रेडियो सिर्फ सुनाया जाता है, कठपुतली सिर्फ देखी जाती है, फिल्म स्ट्रिप्स जो फिल्में होती है उसमें आपको वीडियो भी होती है और ऑडियो भी होती है। तो फिल्म स्ट्रिप इसमें सही आंसर है। अगला है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, पाठ्य वस्तु को सरल, बोधगम्य, सुगम व आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, हो सकता है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये भी हो सकता है। शिक्षक का परिश्रम कम इससे हो जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको चारों में से बेस्ट आंसर की ओर जाना है। तो पाठ्य वस्तु को सरल बनाना, बोधगम्य बनाना, सुगम बनाना और आकर्षण बनाना, ये इसके लिए TLM होता है या शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसी प्रकार चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है वो क्या है। यानी कि चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक, जो TLM प्रयोग किया जाता है वो क्या है, श्यामपट्ट है, जी नहीं। लपेट फलक यानी कि लपेट श्यामपट्ट, वो भी नहीं है। बुलेटिन बोर्ड, वो भी नहीं है। तो फ्लेनल बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जिसमें चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में प्रयोग किया जाता है TLM, यानी चित्र। फ्लेनल बोर्ड में हम चित्र के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाते हैं, तो ये चित्रात्मक सामग्री का सीधा संबंध है फ्लेनल बोर्ड से। अगला प्रश्न है कक्षागत शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वो क्या है। तो कौन सा है वो, ज्ञानेंद्रियों का समुचित परीक्षण होना है, प्रयत्नमूलक पक्ष का प्रशिक्षण होना है, अध्ययन प्रक्रिया को गति प्रदान होना है, या फिर एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता सहज होना, ये है। तो क्या कह रहा हो, जो TLM के उपयोग का शिक्षार्थी को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है, TLM के द्वारा क्या करता हो, अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने सेंसेस का उपयोग करता है। वो देखता है, उसे सुनता है, उसे महसूस करता है, छूता है, उससे संबंधित वो प्रयोग करता है। तो सबसे प्रमुख लाभ यह है कि ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रशिक्षण TLM के द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की प्रकृति, उसकी गति, ऋतुएं आदि ज्ञान कराने के लिए आप किस TLM का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण सहायक का प्रयोग करोगे। तो सबसे अच्छा ग्लोब करोगे, पोस्टर करोगे, श्यामपट्ट करोगे, चित्र देखोगे। तो सबसे अच्छा TLM उसके लिए ग्लोब ही होता है। तो ग्लोब आप देखेंगे किस तरीके से पृथ्वी गोल है, किस तरीके से उसके अक्षांश हैं, उसकी देशांतर लाइन है, उसमें जो है कौन सा देश कहाँ उपस्थित है, पश्चिमी देश कौन से, पूर्वी देश कौन से, उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, एशिया का है, अफ्रीका का है, अमेरिका का है। तो वो सबसे अच्छा आप दिखा पाएंगे उसे ग्लोब के द्वारा, कि अगर इस वक्त यहाँ पर अगर धूप आई है तो ग्लोब के दूसरे ओर वहाँ छाया रहेगी, अभी यहाँ दिन हुई तो वहाँ रात हुई है। तो उससे सबसे अच्छा वो जो है TLM उसके लिए ग्लोब हो सकता है। अगला प्रश्न है फ्लेनल बोर्ड सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा फ्लेनल बोर्ड चित्र से संबंधित होता है, तो चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिल्म स्ट्रिप्स को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में किया जाता है, स्लाइड के प्रदर्शन में किया जाता है। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं है।
अब एक बचा इसमें चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में। देखो यहाँ पर है, चित्रों को तो करते हैं, विस्तृत आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लेनर बोर्ड है, बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आप चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में प्लेनर बोर्ड को TLM के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि विस्तृत रूप में नहीं कर पाएंगे क्योंकि विस्तृत रूप में उसकी एक लिमिटेशन होती है, आप उससे बड़ा उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में हम प्लेनर बोर्ड का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार शिक्षक की दृष्टि से टेलीविज़न जिस वेग के अंतर्गत आता है तो वह क्या होता है? शिक्षक की दृष्टि से टेलीविज़न जिस TLM के अंतर्गत आता है, वेग नहीं बोलेंगे इसे, जिस TLM के अंतर्गत आता है, जिस TLM के अंतर्गत आता था वो कैसा है? दृश्य है टेलीविज़न, श्रव्य है, दृश्य एवं श्रव्य दोनों, या परंपरागत है? तो टेलीविज़न में आवाज़ भी आती है और चित्र भी दिखते हैं, तो दृश्य एवं श्रव्य उपकरण जो है उस TLM के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग होता है। तो कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोग होता है? मानचित्र होते हैं, तालिकाएं होती हैं, रेखा चित्र होती हैं, ग्राफ होती हैं। तो कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, कंपैरिजन जो स्टडी होती है उसके लिए तालिकाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। जो TLM सामग्री का वर्गीकरण दृश्य के रूप में करेंगे, श्रव्य के रूप में करेंगे, श्रव्य दृश्य दोनों के रूप में करेंगे, उपयुक्त सभी होगा। तो सभी है, तो TLM में सभी चीज़ें आती हैं, देखने वाली चीज़ें भी आती हैं, सुनने वाली चीज़ें भी आती हैं, स्पर्श करने वाली चीज़ें भी आती हैं, प्रयोग वाली चीज़ें भी आती हैं। तो TLM में सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है, यानी जिस के द्वारा बच्चा कान से भी सुन रहा है, आँख से भी दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, वह शिक्षण बच्चे का लाभ सबसे अधिक प्रभावी होगा जिसमें उसके सेंसेस यानी कि उसकी ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वह सबसे प्रभावी शिक्षण कहलाता है। तो ये इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो क्या क्या लाभ है इसमें देखिए, छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व तो छात्र पर होता है, ये तो बिल्कुल नहीं, छात्रों को कम अध्ययनरत करना पड़ता है, ये भी दोनों नेगेटिव आंसर हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें, ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अच्छा आंसर है, और साथ में सीखना सरल और रोचक हो जाता है। तो दोनों आंसर लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर सिर्फ होता तो हम बोलते ये आंसर वो है, तो ये थोड़ा कम इफेक्टिव है। ज़्यादा इफेक्टिव आंसर इसमें होगा सीखना सरल और रोचक हो जाता है ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान को अब हो सकता है पुस्तकीय ज्ञान को आप जो है उस ऑडियो विजुअल में दिखाएं, उसके द्वारा पढ़ाएं, वो भी तो पुस्तकीय ज्ञान है, अलग थोड़ा है वो ज्ञान, पुस्तकीय का ज्ञान है। तो इसका सही आंसर होगा सीखना सरल और रोचक हो जाता है कक्षा शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स के यूज की वजह से। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधनों में से फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर किस कार्य में है? किस कार्य के यानी किस लिए होता है स्ट्रिप प्रोजेक्टर? तो देखिए अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, जो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनमें स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर, ठीक है, ये किस प्रकार का जो है एक प्रकार से उपकरण है, ये कह सकते हैं इसे। तो ये श्रव्य उपकरण है, 3 आयामी उपकरण है, श्रव्य दृश्य उपकरण है या दृश्य उपकरण है। तो जो स्ट्रिप्ड प्रोजेक्टर होता है इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रिप्ड प्रोजेक्टर एक प्रकार का ऑडियो विजुअल एड्स है। इस तरीके से हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। जो आज का टॉपिक था शिक्षण की सहायक सामग्री, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप इसके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसे प्रैक्टिस सेट्स के रूप में देख सकते हैं, या फिर आप अगर आपको कोई और काम करते हैं तो आप हेडफोन लगा के इन क्वेश्चनों को जो है दोबारा से जो है सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।